आज टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में जयपाल रेड्डी का विभाग बदले जाने को लेकर उठाए गए हैं कई सवाल। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जयपाल रेड्डी के लिए वो करारे फैसले छापे हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को नागवार गुजरे थे। क्या है वो फैसले जो टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक का उसमें लिखा गया है। जयपाल रेड्डी ने 2011 में पेट्रोलियम मंत्रालय संभालते ही मंत्रालय में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नकेल कसनी शुरू कर दी थी। अखबार के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज आंध्र प्रदेश के केजी बेसिन ब्लॉक के शेयर ब्रिटेन की एनर्जी कंपनी बीपी को बेचना चाहते थे और जयपाल रेड्डी को पेट्रोलियम मंत्रालय से हटाया गया। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी सवाल उठाए हैं, कई सवाल उठाए हैं और उन फैसलों को बताया है जो जयपाल रेड्डी ने पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए लिए थे। 2011 से ही रिलायंस की मनमानी पर रोक लगाई थी, चूंकि 2011 में ही उन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय का कार्यभार जनवरी में संभाला था। रेड्डी ने केजी बेसिन D6 में हिस्सेदारी नहीं बेचने दी थी, बल्कि रिलायंस चाहता था, लेकिन रेड्डी ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। ब्रिटेन की कंपनी बीपी को शेयर बेचना चाहता था रिलायंस, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री, तब के पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी ने इनकार कर दिया था। 39,600 करोड़ की ये डील होनी थी, लेकिन कॉर्पोरेट के दबाव में, उस लॉबी के दबाव में जो जयपाल रेड्डी है वो नहीं आए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने नहीं दी थी शेयर बेचने की मंजूरी और रिलायंस ने लगातार करार के मुताबिक गैस नहीं निकाली, क्योंकि लगातार जब इसकी इजाज़त मिली थी तो एक पैमाना तय था कि इतनी गैस रोज निकाली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केजी बेसिन D6 से कम गैस निकाली गई थी और इसी को लेकर कई बार नाराजगी भी जता चुके थे जयपाल रेड्डी। कम गैस निकालने पर रेड्डी के मंत्रालय ने रिलायंस पर 7,000 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका था और इससे भी रिलायंस काफी नाराज था। 7,000 करोड़ का जुर्माना भी ठोका था और ये भी बार बार लताड़ भी लगाई थी, अपनी नाराजगी भी बार बार जाहिर की थी। हालांकि रिलायंस की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि गैस के दामों को बढ़ाया जाए, लेकिन जयपाल रेड्डी मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि वो इस बारे में फैसला नहीं करेंगे। और तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या रिलायंस इंडस्ट्री के दबाव में ही सरकार को मंत्रालय में मंत्री को बदलने का फैसला करना पड़ा। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद सलीम जी, आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों जयपाल रेड्डी का मंत्रालय बदला गया? आपका ये अंकुश लगाना सही है आकलन, क्योंकि हमारे देश में पहली बार ये बात नहीं है। रिलायंस जैसे कंपनी और खासकर रिलायंस कंपनी, हमने फाइनेंस में, कस्टम्स में और टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री में ऐसा देखा है कि उन्होंने किस तरह से सरकार की आर्म ट्विस्टिंग करते हैं और यूपीए 2 सरकार खास करके वो किस तरह से ससेप्टेबल है और वो इस तरह से वल्नरेबल है कि इस तरह की कंपनी, देसी और विदेशी कंपनी और मल्टीनेशनल हो या विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी हो, वो उनसे अपना फैसला करवा रहे हैं। और ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री में भी हम पहले देखे हैं किस तरह से मणिशंकर अय्यर को इस तरह से किनारा किया गया था। उस वक्त रिलायंस का मामला नहीं था, अमेरिकी कंपनियों का मामला था। और इस बार जयपाल रेड्डी जी को हम जानते हैं, वो मूल्य आधारित राजनीति करते हैं, हमारे पुराने मित्र हैं और उनसे जिस तरह से बर्ताव किया गया ये सीधा सीधी मैं समझता हूं कि मनमोहन सिंह सरकार जिस तरह से वोडाफोन मामले से लेकर के हर मामले में कॉर्पोरेट सेक्टर को वो अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए या छवि को बदलने के लिए या इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस के नाम पर जो कर रहे हैं उसमें सिर्फ कीमत चुका रहे हैं, मूल्य का कोई सवाल नहीं है। और आज ये सरकार में जो फेरबदल हुआ है, बाकी मामला भी आस्ते आस्ते सामने आएगा, लेकिन ये पूरा स्पष्ट है केजी बेसिन का मामला, ये स्पष्ट है कीमत का मामला गैस का, और ये स्पष्ट है कि रिलायंस की नाराजगी वो अक्सर इस तरह से जताते हैं कि सरकार के मंत्रिमंडली में उनका जगह होगा या क्या जगह होगा, किसका क्या औकात है, वो समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज राजनीति में ऐसा एक चल रहा है कि स्पॉन्सरशिप की राजनीति चल रही है। अगर कंपनियों का स्पॉन्सरशिप है तो आपका कुर्सी डगमगाएगा नहीं, और अगर कंपनी के जो इंटरेस्ट है उसको आप अगर सर्व नहीं करेंगे तो वो बता देते हैं किसका क्या औकात है। पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम नाईक जी, आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों ये मंत्रालय में मंत्री को बदला गया है? क्यों जयपाल रेड्डी से ये छीना गया है मंत्रालय, जबकि वो अच्छा काम कर रहे थे? ऐसा है कि बाकी तो गवर्नमेंट में जो पॉलिसी पैरालिसिस है वो तो है, लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में ये पॉलिसी पैरालिसिस ये 8 साल दिखाई देते हैं। ठीक है, 8 साल में 4 पेट्रोलियम मिनिस्टर हो गए जी। पहले मणिशंकर अय्यर, बाद में मुरली देवरा, बाद में जयपाल रेड्डी और अभी मिस्टर मोइली। और ये इंडिकेटिव है कि इस विभाग में जिस प्रकार से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लेकिन सर, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप भी पेट्रोलियम मंत्री रह चुके हैं, इस तरह दबाव सरकार पर रहता है कॉर्पोरेट लॉबी का?
नहीं, ये सवाल और है ही नहीं। है सवाल वो मिनिस्टर कैसा काम करता है और मिनिस्टर कुल मिलाकर कैबिनेट के प्राइम मिनिस्टर कैसे काम करते हैं। देखिए, मैं 5 साल पेट्रोलियम मिनिस्टर रहा, मुझ पर कोई दबाव नहीं आया, कोई बदलना नहीं पड़ा। और ये मैं यदि आपको बताऊं, थोड़ी खुद की प्रशंसा मैं कर रहा हूं ऐसा होगा, लेकिन 1962 में सेपरेट पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बन गई। उसके पहले वो केमिकल फर्टिलाइजर का हिस्सा था। तो 1962 टू 2012 केवल राम नाईक एक ऐसा पेट्रोलियम मिनिस्टर रहा कि जो 5 साल लगातार काम करता रहा। बाकी कांग्रेस के जमाने में हर 2 साल में, हर 1 साल में बदलते रहे। और उसका मुख्य कारण ये है कि इन्होंने पेट्रोलियम पॉलिसी नहीं बनाई। अब भी देखिए आप कि मैं जब पेट्रोलियम मिनिस्टर था, वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो हमने 2002 में पेट्रोल और डीजल डीरेगुलेट किया था। अब ये सरकार आई और उन्होंने फिर से वही पुराना रवैया शुरू कर दिया और आज उसके कारण सारा देश भुगत रहा है। अब लगातार बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतें, या अभी गैस का जो मामला आपने कहा, अब गैस समुद्र में से निकल रहा है और सरकार और गैस निकलने वाली रिलायंस कंपनी हो, ओएनजीसी हो या कोई भी कंपनी हो, एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार काम करते रहना चाहिए। ये मिनिस्टर ने भी देखना चाहिए, उस कंपनी ने भी देखना चाहिए। लेकिन मिनिस्टर के पास ऐसी ताकत है ही नहीं, ऐसा लगता है कांग्रेस मंत्रियों के पास।